किसे ओपन करना है, डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट साइड बोर्ड, इसे ओपन कर। ठीक है, ये तो मेरा हो चुका था भाई, हो चुका, तो रह क्या गया है फिर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डन। चलो आजा, ये तो कल वाला ही आ रहा है सर, कैसा कर रहे हो आप? सर ने कौन सी पीपीटी डाउनलोड कर दी है बेटा? गलत बात है सर, क्या मैं गलत जगह पहुंची? डेट क्या है, डॉक्यूमेंट केमिस्ट्री का है ये, डीएनए ब्लॉक सेट 3, इसे वेट बेटा, मैम द बॉयज इज कमिंग डाउन। अरे यार रुको मैं चेक करवाती हूँ। सर आप अगर देख रहे होंगे तो प्लीज पधारें। कहाँ कर दिए हैं आपने पीपीटी? देखिए और आवाज में भी कुछ दिक्कत है, शायद बच्चे बोल रहे हैं। ओपन कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट ओपन मैंने किया, इसके बाद डॉक्यूमेंट पे गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2 बोल रहे हो आप, है ना? इस पे तो डाउनलोडेड वाली है मेरी ऑलरेडी, ये तो मैं कल ही करवा चुकी हूँ। स्टॉप कर दिए। हेलो बेटा, हेलो, आई होप अभी सब कुछ ठीक है, फाइल वगैरह आपको दिखने लग गई। सो सॉरी फॉर द ग्लिच, है ना, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, हमने नई पीपीटी तुरंत डाउनलोड कर लिए हैं, अभी दिखाई दे रहा है सब कुछ, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, थम्स अप कर दो। और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दो, सेट सेकंड है ये हमारा, थर्ड की प्रैक्टिस हम कल कर चुके। सहेली गर्भ निरोधक गोली के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। यह एक साप्ताहिक गोली है, रिपीटेड है, यह एक गैर स्टेरॉइडल है, इसके दुष्प्रभाव कम है, या उपरोक्त सही। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सहेली टैबलेट के बारे में सही है, जिसका आविष्कार CDRI लखनऊ ने किया था, है ना? हाँ मैम, यस ठीक है, चलो अभी आवाज ठीक आ रही। शिवानी है आई थिंक, ये शिवानी चंद्रवंशी। चलिए रुचि जी मैम, ऑल ओके। बताओ बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सहेली गर्भ निरोधक गोली के बारे में सही कथन है साप्ताहिक गोली, गैर स्टेरॉइडल, इसके दुष्प्रभाव कम, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? एवरीथिंग इज फाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे गुण हैं जो सहेली टैबलेट में पाए जाते हैं, और साथ ही इसका विकास किया था CDRI लखनऊ ने। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आवधिक संयम में किस अवधि के दौरान सहवास से बचा जाता है? जो आवधिक संयम है उसमें किस अवधि के दौरान सहवास से बचा जाता है? मासिक धर्म के 1 से 5वें दिन, मासिक धर्म के 10वें से 17वें दिन, 10 to 17 डे, मासिक धर्म के 20 से 28वें दिन, या पूरे महीने। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देंगे फटाफट से। जो पीरियोडिक एब्सेंस है उसमें किस अवधि के दौरान सहवास से बचा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? लिटिल हार्डर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके ठीक है बेटा, फिर से थोड़ा सा जूम कीजिए ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं बेटा, जूम करने का ऑप्शन नहीं है आज मेरे पास, आपको थोड़ा सा अपना जो वो है क्या बोलते से स्क्रीन है उसको बड़ा करना पड़ेगा। आप भी जूम कर सकते हो, आप भी जूम कर सकते हो, क्वालिटी ठीक है। आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए,
ठीक है, अपने मोबाइल की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए और जूम करने का ऑप्शन आपके पास भी होता है, जूम करके देखना, तुम्हें दिखाई देगा। मेरे पास आज ऑप्शन नहीं है, अब मैं ऐसी पीपीटी नहीं लेके आऊंगी, है ना। ये वाला आज थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, लेकिन ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साथ ही आपके पास जूम करने का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। कल से हम ऐसी पीपीटी पे सॉल्व नहीं करेंगे, ये सर की मिस्टेक है, मैडम को झेलना पड़ रहा है। आवधिक संयम में किस अवधि के दौरान सहवास से बचा जाता है? 22 का तुमने आंसर दिया है बी, वेरी गुड, सही है, मासिक धर्म के 10वें से 17वें दिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग जीवाणु जनित है? मैं बोल भी तो रही हूँ, सुनना है आपको, ठीक है, मैं ऑल्सो बोल भी रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि कौन सा यौन संचरित रोग जीवाणु जनित है। एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, या जननांग हर्पीस है, जिसे जेनाइटल हर्पीस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे आप लोग, कौन सा यौन संचरित रोग जीवाणु जनित रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचरित रोग है। एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी या जननांग हर्पीस, जिसे जेनाइटल हर्पीस कहा जाता है। विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताना। वास्तव में थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है फॉन्ट, कोई नहीं, अब मैं इसे इस वाली ऐसी पीपीटी थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगी, है ना। मैंने देखा नहीं था कि सर ने ऐसी पीपीटी बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। सिफिलिस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब बेटा, सिफिलिस इसका राइट आंसर है, सही जवाब है बेटा रुचि आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24। लिप्सिस लूप किस प्रकार का गर्भाशयी यंत्र है? लिप्सिस लूप किस प्रकार का गर्भाशयी यंत्र है जो कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? क्या ये तांबा मोचक आईयूडी है, हार्मोन मोचक आईयूडी है, औषधि रहित है यानी कि नॉन मेडिकेटेड है, या नन ऑफ देम? नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 24 का सही जवाब? थर्ड का बी, वेरी गुड, सही है। सिफिलिस और जो गोनोरिया रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। सिफिलिस और गोनोरिया जो है वो जीवाणु जनित रोग है। एड्स विषाणु के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी भी विषाणु के द्वारा होता है, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वार्ड्स, ये सब विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। 24 का सी, वेरी गुड, सही जवाब औषधि रहित है। लिप्सिस लूप जो है वो औषधि रहित है। तांबा मोचक की बात करेंगे तो इसमें आएगा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी टोड 375, है ना। लिप्सिस लूप क्या है? औषधि रहित है। ना कमेंट करके बताना हार्मोन मोचक आईयूडी का नाम क्या है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सहेली गर्भ निरोधक का मुख्य कार्य क्या है? जो सहेली टैबलेट है उसका मुख्य कार्य आपको बताना है। यस, ड्रग फ्री। अंडाणु के निर्माण को रोकना, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुरोधी बनाना, एस्ट्रोजन ग्राही ब्लॉक कर रोपण रोकना, या एस्ट्रोजन ग्राही ब्लॉक कर एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर रोपण रोकना, या फिर अंडोत्सर्ग को रोकना। इन चारों में से क्या है जो सहेली का काम है? क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ चुके हैं। अंडाणु के निर्माण को रोकना, तो कोई भी गर्भ निरोधक गोली अंडाणु के निर्माण को नहीं रोक सकती। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुरोधी बनाना पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोजन ग्राही ब्लॉक कर रोपण रोकना और अंडोत्सर्ग को रोकना, इसका मुख्य कार्य पूछा है आप लोगों ने LNG-20। वेरी गुड बेटा, LNG-20 जो है वो हार्मोन मोचक आईयूडी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन ग्राही। एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर अंतररोपण को रोकना सहेली का मुख्य कार्य है, याद रखना। सहेली टैबलेट का मुख्य कार्य पूछा है बेटा, सहेली का मुख्य कार्य एस्ट्रोजन ग्राही को ब्लॉक कर रोपण को रोकना होता है, जबकि दूसरी जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो अंडोत्सर्ग को रोकने का या उसमें बाधा डालने का काम करती हैं। ठीक है, एक बार और फैक्ट चेक भी कर लेंगे हम इसका। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी के बारे में क्या सत्य है? ट्यूबेक्टोमी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कि डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है इसका छोटा सा भाग काटकर बांध दिया जाता है, काटा जाता है। फैलोपियन ट्यूब का छोटा सा भाग काटकर बांधा जाता है।
पुरुषों में की जाने वाली विधि है, एक आदर्श अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, या इसमें अंडाणु निर्माण पूरी तरह रुक जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर दीजिए फटाफट से। आया किसी का कमेंट? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देने वाली विधि, ट्यूबेक्टोमी में डिंब वाहिनी का छोटा सा भाग काटा जाता है। ठीक है, 26 का ए शिवानी ने दे दिया, रुचि ने दे दिया, वेरी गुड, सही है बेटा आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, तो फटाफट से बोलूंगी, फटाफट से सॉल्व करते हैं हम। चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए सबसे सुरक्षित अवधि मानी जाती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, तो इतना तो तुम्हें पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के जो 12 सप्ताह होते हैं, शुरू के जो 12 सप्ताह होते हैं वो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग पूरी तरह साध्य नहीं है? नॉन क्यूरेबल डिसीज आपसे पूछा है, क्यूरेबल नहीं है, ठीक है, क्यूरेबल नहीं है, उपचार योग्य नहीं है, साध्य नहीं है। सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी या क्लेमाइडियसिस, इनमें से जो विषाणु से होगा वही साध्य नहीं होगा। अब अगर आपको ये पता है कि इनमें से कौन सा विषाणु से होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि वो हेपेटाइटिस बी है। क्या है बेटा? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी राइट आंसर है, रुचि ने सही जवाब दे दिया। 27 का ए, 28 का सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिशु जन्म के बाद तीव्र दुग्ध स्रवण के प्रारंभिक काल में के दौरान गर्भधारण की संभावना नगण्य होती है, इसे कहते हैं। शिशु जन्म के बाद तीव्र दुग्ध स्रवण के कारण, बहुत अधिक दुग्ध पान करवाने के कारण गर्भाधारण की संभावना नगण्य हो जाती है, प्रेगनेंसी की संभावना एकदम नगण्य हो जाती है, इसे कहते हैं बाह्य स्खलन, आवधिक संयम, दुग्ध स्रवण, एमनोरिया या रासायनिक अवरोधन। तुम लोगों को पता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 28 का सी बिल्कुल सही है बेटा, 27 का ए भी बिल्कुल सही हो गया। 29 का आंसर देना है आपको। बाह्य स्खलन होगा, आवधिक संयम होगा, दुग्ध स्रवण, एमनोरिया होगा या रासायनिक अवरोधन होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? 29 का होगा दुग्ध स्रवण एमनोरिया, सही है, रुचि ने दे दिया 29 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एमनियोसेंटेसिस जो है, इसमें किस द्रव का उपयोग आनुवांशिक विकारों की जांच के लिए किया जाता है? ब्लड का करते हैं, बड़े में लिख देती हूँ, ब्लड का करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का करते हैं, सीमेन का करते हैं या यूरिन का करते हैं? अगर आपने एमनियोसेंटेसिस पढ़ी है तो बताओ कि इसमें किस द्रव का रासायनिक परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं हम, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, 10 और बाकी है। 29 का सी, शिवानी आपका भी सही है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एमनियोसेंटेसिस में किस द्रव का उपयोग आनुवांशिक विकारों की जांच के लिए किया जाता है? किस द्रव का उपयोग? 30 का बी, वेरी गुड, एमनियोटिक फ्लूइड का उपयोग करते हैं, सही जवाब है। इसे कहा जाता है लैक्टेशनल एमनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। आईवीएफ तकनीक में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? आईवीएफ तकनीक में निषेचन कहाँ होता है? यूटेरस में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, परख नली या प्रयोगशाला की स्थितियों में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, परख नली या प्रयोगशाला की स्थितियों में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है या अंडाशय यानी कि ओवरी में होता है? बताओ कि आईवीएफ में निषेचन की घटना कहाँ संपन्न होती है? एमनियोटिक फ्लूइड सही जवाब है। 31 पे हम आ चुके हैं। आई होप सो आप लोगों ने इसका सही जवाब अब तक दे दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? परख नली या प्रयोगशाला की स्थितियों में। परख नली या प्रयोगशालाई परिस्थितियों में होता है क्या आईवीएफ में निषेचन। फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब में और अंतररोपण करवाया जाता है गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब में। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। जिफ्ट तकनीक का विस्तार आप सभी को पता है। जिफ्ट तकनीक को कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए।
जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कल ही बताया था तुम लोगों ने। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गए, ये लास्ट पीपीटी है वो भी रिपीटेड दे रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 33, गिफ्ट तकनीक में क्या स्थानांतरित किया जाता है? जाइगोट को स्थानांतरित करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट को स्थानांतरित करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, या फिर अंडाणु को कहा जाता है एग को फैलोपियन ट्यूब में, या फिर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को गर्भाशय में, स्पर्म को गर्भाशय में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बेटा? गिफ्ट में क्या स्थानांतरित करते हैं? तो 32 का आ गया ए, 32 का ए। 33 का रुचि बोल रही है ए, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में, बिल्कुल गलत बात है। गिफ्ट में अंडाणु को डोनेट किया जाता है बेटा, एग डोनेट करते हैं। गिफ्ट जो है उसमें अंडाणु को दिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। इसी को तो गिफ्ट बोलते। कोई दूसरी महिला अपना अंडाणु दान में दे देती है और इस अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक को गिफ्ट कहा जाता है। ICSI में शुक्राणु को सीधे कहाँ इंजेक्ट कराते हैं? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में शुक्राणु को सीधे कहाँ इंजेक्ट कराते हैं? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में, यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में, योनि मार्ग में। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 34, अंडाणु को कोशिका द्रव्य में, गर्भाशय में। कहाँ बेटा? गर्भाशय में, या फैलोपियन ट्यूब में, या योनि मार्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में। 33 का बी। ओके ठीक है, चलो 33 का बी और 34 का हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गर्भाशय के भीतर कॉपर आयन जो है विमोचित करने वाले आईयूडी का मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय के भीतर कॉपर आयन जो हैं उन्हें, कॉपर आयन को विमोचित करने वाले आईयूडीज का मुख्य काम क्या है? शुक्राणु की गतिशीलता को कम करना है, शुक्राणु की निषेचन क्षमता को कम करना है, शुक्राणु का भक्षण यानी कि फैगोसाइटोसिस को बढ़ाना है, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? वेरी गुड, 34 का ए सही है आप लोगों का। शिवानी, रुचि, आप दोनों का सही है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गर्भाशय के भीतर जो कॉपर आयन होते हैं उन्हें विमोचित करने वाले आईयूडी का काम क्या है? शुक्राणु को की गतिशीलता कम करना, शुक्राणु की निषेचन क्षमता को कम करना, फर्टिलिटी को कम करना, शुक्राणु का भक्षण यानी कि फैगोसाइटोसिस बढ़ाना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वंध्यता निवारण हेतु कृत्रिम वीर्यसेचन तकनीक का उपयोग तब किया जाता है, कब किया जाता है? कृत्रिम वीर्यसेचन AI का उपयोग कब करते हैं? पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो तब, महीना में अंडाणु ना बन रहे हो तब, फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो तब, या गर्भाशय कमजोर हो तब। कब करेंगे फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए कब करेंगे? जो वंध्यता निवारण हेतु AI का उपयोग करते हैं, AI इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पुरुष अगर वीर्य सेचन में सक्षम नहीं है, उसके वीर्य में अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है, तो इस स्थिति में हेल्प ली जाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, और इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, जब पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम यानी कि ओलिगोस्पर्मिया होता है तब। 36 का ए वेरी गुड सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, कंडोम यानी कि निरोध का उपयोग से किस घातक यौन संचरित रोग से बचा जा सकता है ना? निरोध के उपयोग से किस घातक यौन संचरित रोग से बचा जा सकता है? एड्स से बेटा, एड्स से, हेपेटाइटिस बी से, सिफिलिस से और गोनोरिया से। सिफिलिस एंड गोनोरिया या ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सोच के आंसर देना, थोड़ा सा सोच के आंसर देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। 37, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस एंड गोनोरिया या ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा उपरोक्त सभी, सभी से। 37 का डी सही जवाब। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सहेली गोली के विकास
में किस भारतीय संस्थान का प्रमुख योगदान था? आप लोगों को पता है, उस भारतीय संस्थान का नाम है CDRI लखनऊ। थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र हुआ था, तो यहाँ टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्न में से कौन सा जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन नंबर ए यौन संचेत रोगों के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित प्रसव और मातृ स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, क्या होगा इसका सही जवाब कि जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? यौन संचरित रोगों के प्रति जागरूकता, सुरक्षित प्रसव और मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 39 का डी। वेरी गुड, सही है रुचि। चलो, पुरुषों में वंध्याकरण की शल्य क्रियात्मक विधि ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, आपको पता है ये। ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, वासेक्टोमी कहलाती है, गर्भाशय उच्छेदन यूटेरस एक्टोमी, या अवरोध विधि वेरियर मेथड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अवरोध विधि या वेरियर मेथड। चलो बताओ फटाक से, क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर? वासेक्टोमी। ठीक है, सही है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हो गया क्या? कहाँ पे हो गया? 40। हाँ, ये 40 ही तो था। नाउ द PPT इज ओवर। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही आप लोगों के PNST के पेपर हो जाए और आप हमें बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाएं, है ना। यहाँ पे आके 20 क्वेश्चन हमारे होते हैं समाप्त। आई होप सो बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, है ना। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो गई हो, ठीक है, आज, तो उसके लिए सो सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच हो गया। अब ऐसी वाली PPT नहीं रखेंगे, मैं पहले चेक कर लूंगी अगर सर कोई PPT बनाए तो, या फिर मैं खुद ही बनाऊंगी। आई होप सो ऑब्जेक्टिव आपके अच्छे लगे होंगे। जनन स्वास्थ्य के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं खत्म, इनके अलावा बाहर कुछ बचा भी नहीं है। बस इतने ही है जो घुमा घुमा के देगा तुम्हें, कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात वही होगी, बस आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप 20 में से 20 आप लोग लेके आए हैं, जितने भी बच्चे जुड़े थे और जितने नहीं भी जुड़े थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। कल और परसों आप लोगों की क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना। हमारा खुद का भी कुछ प्लान होता है, ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो हम सैटरडे संडे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।